क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी सीओपीडी लंग्स की एक आम बीमारी है। सीओपीडी होने से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीओपीडी का मेन कॉज स्मोकिंग है। जितना अधिक पर्सन स्मोक करता है उतना ही अधिक उसका रिस्क बढ़ जाता है सीओपीडी होने का। भारत में सीओपीडी के बढ़ते केसेस के साथ अब इसे दुनिया का सीओपीडी कैपिटल भी कहा जाने लगा है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वर्ल्ड वाइड में डेथ्स का थर्ड मेन कॉज है, जिससे 2019 में 3.23 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। वर्ल्ड सीओपीडी डे ऑब्जर्व किया जाता है 17 नवंबर को। इंडिया contributes a significant and growing percentage of COPD mortality, which is estimated to be amongst the highest in the world. कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में 30 मिलियन से ज्यादा सीओपीडी के पेशेंट्स हैं। सीओपीडी 2017 में हार्ट डिसऑर्डर्स के बाद इंडिया में डेथ का सबसे बड़ा कॉज था, जिसमें 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। सीओपीडी के कारण भारत में डेथ का रेट 13% हुआ और 2016 में 7.5 मिलियन लोगों को इस बीमारी का खतरा था। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड सीओपीडी डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू रेज अवेयरनेस, शेयर नॉलेज एंड डिस्कस वेज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीओपीडी वर्ल्ड वाइड। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर अव्या बंसल जी से। डॉक्टर अव्या बंसल बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर और लंग केयर क्लिनिक में एक कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन है। His expertise lies in tuberculosis treatment, eosinophilia treatment, pulmonary function test, decortication, and interstitial lung disease treatment, etc. He is a member of Maharashtra Medical Council, Indian Chest Society, American College of Chest Physicians, European Respiratory Society, Chest Council of India, Indian Association of Bronchology, Asian Pacific Society of Respirology, and National College of Chest Physicians. He has also secured first place in pulmonology quiz at State Pulmonology Conference, Pulmokaran 2016. He is the youngest recipient of the fellowship of the Asian Pacific Society of Respirology. We are so privileged to have such a distinguished doctor today here on Dr. Speak at MediCircle. नमस्कार डॉक्टर अव्या बंसल, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मेरी सर्कल में। और विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं सीधे अपने पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है सर आपसे कि सीओपीडी में लंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? सीओपीडी एक फेफड़ों की बीमारी है जो हम कॉमन आदमी को बताते हैं। हमारे हिस्से में 2 फेफड़े होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। और सीओपीडी, जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, फेफड़ों को इफेक्ट करती है। तो 2 प्रकार की बीमारियां इसमें होती है। एक होती है एम्फाइसीमा प्रेडोमिनेंट और एक होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्रेडोमिनेंट। तो ये 2 अलग अलग सब टाइप्स होते हैं सीओपीडी के। जी। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में खांसी, बलगम ज्यादा निकलता है पेशेंट्स को। 50 से 60 साल की उम्र के बाद शुरू होती है। एम्फाइसीमा प्रेडोमिनेंट इज सीन मोस्टली जो लोग बीड़ी, हुक्का, सिगरेट, पान, तंबाकू ये करते हैं, या जिनके ऑक्यूपेशन इस प्रकार के होते हैं जहाँ हैवी मेटल फ्यूम्स रहे, धूल मिट्टी का काम ज्यादा रहे, इन पेशेंट्स में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। सर, इसके कुछ खास सिम्टम्स होते हैं सीओपीडी के, तो इनके ऊपर कुछ सीओपीडी के क्लासिकल? जी बिल्कुल। तो सीओपीडी ज्यादातर हमारे देश में पहले मर्दों में पाई जाती थी, बट क्योंकि चूल्हा और टबैको एक्सपोजर और बायोमास एक्सपोजर गाँवों में, पेरिफेरीज में बढ़ गया है, तो इसकी तादाद महिलाओं में भी बढ़ रही है। सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स इसके होते हैं दम लगना, जो कॉमन आदमी बोलता है सांस फूल रही है, चलने पे दम लग रहा है, सोने के समय ज्यादा तकलीफ हो रही है, सीटी जैसे आवाज आ रही है सांस लेने में, खांसी आ रही है, खांसी के साथ बहुत सारा कफ निकल रहा है, वजन कम हो जाना, एक्सेसरी मसल्स जो हमारे अंतड़ियों के मसल्स रहते हैं, गले के मसल्स रहते हैं, इनको सांस लेने के टाइम पे यूज करना, और काफी कमजोर होना, ये कॉमन सिम्टम्स है जो हम सीओपीडी पेशेंट्स में पाते हैं। और ये बीमारी खासकर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी एज 50 के ऊपर होती है। राइट, वेरी वेल एक्सप्लेन देयर सर। आप सीओपीडी लंग्स को कैसे इफेक्ट करती है और क्या क्या नुकसान पहुंचाती है, जरा ये भी हमें खुलकर बताइए ताकि हमारे ऑडियंस को थोड़ा समझ में आए।
तो जैसे मैंने कहा कि इसका रिस्क फैक्टर होता है, लेस देन 1% में जेनेटिक बीमारी होती है जिसको हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बोलते हैं। ये एक जीन रहता है जो बॉडी में नहीं होता या म्यूटेट कर जाता है, इसकी वजह से लेस देन 1% बीमारी इसकी वजह से होती है। बाकी 99% बीमारी एक्सपोजर की वजह से होती है। एक्सपोजर जो सबसे कॉमन होता है टोबैको एक्सपोजर, स्मोकिंग के कारण, हुक्का चीलम के कारण, एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण, वातावरण में प्रदूषण जो है उसके कारण, वर्किंग इंडस्ट्रीज, व्हीकल इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, इस सब के कारण अस्थमा पेशेंट्स में, लॉन्ग स्टैंडिंग अस्थमा पेशेंट्स में सीओपीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। HIV itself is also a risk factor for COPD। और अलग लंग की बीमारी जैसे कि ब्रोंकिक्टेसिस जिसको हम बोलते हैं, वो भी इस बीमारी का रिस्क बढ़ाता है। अब इस बीमारी में क्या होता है, जो हमारी सांस के फेफड़े होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है क्योंकि उसमें हवा अटक जाती है। हवा ठीक से अंदर बाहर नहीं हो पाती, इसके लिए सांस की तकलीफ पड़ती है। हवा अटकने का कारण ऑक्सीजन कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। इसलिए इन पेशेंट्स में जब हम आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करते हैं उसमें ऑक्सीजन विल बी लेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मोर। साथ ही साथ ये फेफड़ों को अंदरी से डिस्ट्रॉय करता है। जो एयरवेज होते हैं उसमें गॉबलेट सेल्स रहते हैं जिसकी तादाद ये बढ़ाता है, जिसके कारण कफ बढ़ता है और कफ बाहर बढ़ता रहता है। तो जब बीमारी कंट्रोल में आएगी इसका मतलब है गॉबलेट सेल्स की मल्टीप्लिकेशन कम हो गई है, हाइपरप्लेशिया कम हो गया है और इसी प्रकार से कफ कम बनेगा। जो एल्वियोलाई रहते हैं, एल्वियोलाई सैक्स जो हमारी यूनिट रहते हैं फेफड़ों का, सबसे स्मॉल यूनिट रहता है जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, वो डायलेट हो जाता है। वो डायलेट होने के कारण उसकी वॉल का आर्किटेक्चर भी डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण हवा वहां पे अटक जाती है और पेशेंट ठीक से सांस नहीं ले पाता। तो एयरवे की बीमारी जो हमारे फेफड़ों को बड़ा बना देती है, जिसके कारण सांस अंदर बाहर ठीक से नहीं हो पाता, ऑक्सीजन कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, कफ अंदर बनने लगता है क्योंकि जो कफ बनाने वाले सेल्स है उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बीमारी फेफड़ों को करती है। फेफड़ों के अलावा इस बीमारी का असर शरीर के अन्य हिस्सों पे भी होता है। कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होती है। लंबे समय की बीमारी से पेशेंट्स में मानसिक तनाव, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती है। साथ ही साथ स्मोकिंग के कारण जो हार्ट पे बीमारी बढ़ती है वो भी हम पेशेंट्स में देखते हैं। राइट हार्ट की बीमारियां कॉर पल्मोनल और साथ ही लेफ्ट हार्ट की बीमारियां जिसको हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं। तो ये प्रकार की बीमारियां भी पेशेंट्स में बढ़ती है। सो ट्रू डॉक्टर। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा जो कि एक यंगेस्ट रेसिपिएंट रह चुका है रेस्पिरोलॉजी में ही, इसी विषय पर आप इतना पारंगत हैं, तो हम जानना चाहेंगे अपने अंतिम प्रश्न के रूप में कि आप कुछ रिकवरी जो सीओपीडी से होती है इसके विषय में बताएं। क्या इसके सॉल्यूशंस हैं इस सारी ग्रेव प्रॉब्लम्स के, आप इसके बारे में कुछ बताइए हमें। सबसे पहले जो बीमारी जिसका कॉज रहता है, हमें वो कॉज को निकालना रहता है। तो अगर पेशेंट स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, चूल्हा जला रहे हैं, तो उसको रोकिए ताकि बीमारी और नहीं बढ़े। इसके अलावा सही दवाई, इनहेलर, पेशेंट का सीरियसनेस के हिसाब से हम पेशेंट को इनहेलर एडवाइस करते हैं। 1 प्रकार का, 2 प्रकार का, अलग अलग कॉम्पोजिशन में सही प्रकार के इनहेलर लेना, उनको गोलियों से सब्सटीट्यूट करना। जो शरीर में अंदरूनी बीमारियां हैं, अगर हार्ट इन्वॉल्व है, बोन्स इन्वॉल्व है, उसको सप्लीमेंट करना। तो 50% होता है मेडिकेशन जो इनहेलर्स प्लस टैबलेट्स के रूप में होता है। बाकी 50% रहता है डाइट और एक्सरसाइज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। सीओपीडी पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी डाइट की बहुत अहमियत रहती है। रेस्पिरेटरी डाइट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कुछ पदार्थ के फूड शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, तो ये हमको अवॉइड करना रहता है। तो इन पेशेंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स हमें कम लेना है और प्रोटीन ज्यादा लेना है, जिसके कारण जो बीमारी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो डाइट के कारण और ना बढ़े। साथ ही साथ फिजियोथेरेपी, सांस लेने की एक्सरसाइजेस, वॉकिंग करवाना, पेशेंट्स को एनकरेज करना कि वो अपना डेली लाइफ खुद से कर पाए, ये आगे चल के लाइफ में बहुत काम में आता है। और मेडिकेशन, डाइट और एक्सरसाइज तीनों को अगर हमने साथ ही साथ लेके चले तो पेशेंट्स में काफी इंप्रूवमेंट होती है एंड वी सी अ टेरिफिक रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ ये पेशेंट्स नॉर्मल बीमारियों को ज्यादा प्रोन रहते हैं। जैसे हमने देखा है कोविड वैक्सीनेशन लंग पेशेंट्स में पहले दिया था हमने,
इसी प्रकार स्वाइन फ्लू, निमोनिया के वैक्सीन भी हमें ये पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहिए, जिसके कारण अगर ये बीमारी इनमें होए तो इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज इज लेस। तो दिस इज हाउ हम पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। इसको हम टर्म देते हैं कॉल्ड एज पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ताकि हम पूरे शरीर का रिहैबिलिटेशन करें और पेशेंट को ओवरऑल इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। जी, बेहतर है। एक फॉलोअप क्वेश्चन बन रहा है डॉक्टर, तो मैं चाहूंगी कि आपसे जाने से पहले आपकी काबिलियत से एक टिप्स हमें कुछ दे दीजिए। ये जो आपने डाइट की बात करी और स्पेसिफिकली फूड के बारे में बात की, तो कुछ ऐसे सब्जी फल हमें कुछ बताइए भोजन में जो हमें मदद कर सकते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही रख सकते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो भारतीय खाना है काफी बैलेंस डाइट में रहता है, बट इस बीमारी में हमें ज्यादा प्रोटीन बनाना है। जैसे वेजिटेरियन डाइट में पनीर बना दिया, सोया बना दिया, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स थोड़े से बना दिए। बट अगर पेशेंट्स को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से कफ बन रहा है तो उनको वो अवॉइड करना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जिसको हम रोटी और चावल के माध्यम से बोलते हैं, उसका इंटेक कम करना है जी। सो दैट पल्सेस हो गए, दाल हो गए, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, भाजी तरकारी हो गई, इनका हमको ज्यादा इस्तेमाल करना है। और चावल, रोटी जो ज्वार की रहते हैं, इन पदार्थों का कम करना है। ऑयली फ्राइड फूड कम करना है, फैट इंटेक कम करना है। तो ओवरऑल डाइट हैज टू गो टुवर्ड्स अ प्रोटीन साइड rather than a carbohydrate. All right. So balanced diet with more focus on the protein rather than carbohydrates is the takeaway from this interview, along with other things. So thank you so much for coming on our show today and sharing your valuable time and insights with us here at MediCircle. बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े. It was really a pleasure to have you today. Thank you so much, doctor. Thank you so much, Aparajita. Thank you so much. Pleasure being here. नमस्कार सर. Thank you.